जी हां, राम मंदिर के दान के पैसों में हुई लूट का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच जारी है और हर रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। घोटाले में कितने किरदार, हे राम, ऐसा काम। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं। और अब तो एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, और यह आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने। बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि राम के नाम पर पिछले 35 सालों से लूट का सिलसिला चल रहा था। देश के गांव-गांव से पैसे लिए गए थे। 20,000 करोड़ से ज्यादा का यह पूरा घोटाला है। पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा किसी ने दिया है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है ये। जमीन की खरीद में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। छोटे लोग पकड़े, बड़ों को बचाया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव हमारे साथ हैं। सर, राम मंदिर का पूरा मामला अभी तक 100, 200, 500 करोड़ की बात हो रही थी। कल आपने कहा कि 20,000 करोड़ का ये घोटाला हुआ, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए सर, 20,000 करोड़ का घोटाला जो आप कह रहे हैं, इसके क्या डाटा आपके पास है, किस तरह के साक्ष्य आपके पास है, कैसे दावा करते हैं आप? ऐसा है कि अडवाणी जी ने जब रथ यात्रा शुरू की थी और जब अयोध्या का मामला अपने चरम पर था, उस वक्त पूरे देश में पादुका पूजन और ईंट का पूजन कराया गया था। हर घर कार सेवक बीजेपी आरएसएस के लोग ले गए थे। कोई ऐसा घर नहीं था जिसने जो उचित समझा दिया न हो। महिलाओं ने अपने जेवर तक दिए। हम लोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, राम मंदिर के खिलाफ कभी नहीं रहे। हमारे दरवाजे पे भी आए तो 1100 रुपये हमने भी दिए। तो 90 से लेके 2026 ये हो गई 35 साल, समझ लीजिए 35 साल से थोड़ा ज़्यादा 36 साल हो गई। और लगभग 13,000 के आसपास दिन हो गए। कोई ऐसा दिन नहीं है तब से लेके अब तक जब 1 करोड़ 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा बाद में मंदिर बनने को आया तो 50 करोड़ एक दिन में आए। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि पैसा कितना आया होगा। तो आपका ये कहना है कि पिछले 35-36 सालों में राम मंदिर के नाम पे जो चंदा हुआ है, जमा हुआ है, वो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास में है। ज़्यादा 20,000 कौन होता, 13,000 तो दिन हो गए। 13,000 दिन हो गए। उसमें सैकड़ों दिन ऐसे हैं जिनमें करोड़ों से ज़्यादा आया चंदा, लोगों ने दिया, चढ़ावा दिया। आप सारी दुनिया जानती है, इसका कोई हिसाब नहीं है। मोटा हिसाब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर आया पैसा, हिसाब रखा नहीं। गोल्ड, ज्वेलरी, चांदी, सोना जो आया उसका एक सिस्टम होता है। जैसे जहाँ बड़े पैमाने पर तिरुपति में चढ़ाया जाता है, यहाँ बहुत चढ़ाया गया है। तिरुपति में रिजर्व बैंक इंडिया की एक छोटी सी ब्रांच है, मिंटिंग मशीन भी लगी हुई है। सोना चांदी जो चढ़ता है उसको मिंट करके जैसा मंदिर का प्रशासक चाहता है वैसे सिक्का बनवाना हो, कुछ करना हो, सब बना देते। और एक एक चीज़ रिजर्व बैंक वाले नोट करते हैं, रसीद देते, रिकॉर्ड रहता है और मंदिर वालों के पास रहता है। इनके पास कोई नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और ये तो चोरी अब कितने दिनों की पकड़ेगी, 20-25 दिन की है जितनी अभी है। तो आप समझ लीजिए कितनी चोरी बड़े पैमाने पर हुई है। तो जांच जो आगे बढ़ती जा रही है, कई राज लगातार खुल रहे हैं। जो कुछ सामने आ रहा है उससे हेरा फेरी का दायरा भी लगातार बड़ा होता जा रहा है। जी हां, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या राम मंदिर में जो कुछ हुआ उसे सिर्फ चढ़ावा चोरी कहा जा सकता है, या फिर यह सुनियोजित कमीशन खोरी का परिणाम है? इसी सच का पता लगाने के लिए अब 5 एजेंसियां इस गड़बड़ी की जांच कर सकती हैं। माना जा रहा है कि अब जो 5 तरह की जांच होगी उसमें कई बड़े लोग भी नप सकते हैं।
मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया और उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद न हो जाए। जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज वे कहते हैं कि आस्था के मास्टरमाइंड कौन? क्या सिर्फ अब तक प्यादे ही गिरफ्त में आए हैं? क्या असली खिलाड़ी अब भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं? सवाल ये भी है कि राम मंदिर में कितना चढ़ावा चंपत किया गया। ये सिर्फ चोरी थी या सुनियोजित कमीशन खोरी? आज टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए बड़ी पड़ताल करने जा रही है। इस इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ एक ही सच की तलाश है, ताकि टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शक इस हेरा फेरी से जुड़ा एक एक सच जान और समझ सकें। चढ़ावा चोरी कांड में एक साथ 5 जांच एजेंसियां क्यों जुड़ सकती हैं? ये पांचों एजेंसियां किस तरह की पड़ताल करेंगी? इस पड़ताल के बाद बड़ी मछलियां कैसे फंस सकती हैं? क्यों कहा जा रहा है कि हेरा फेरी करने वाले मास्टरमाइंड नहीं बच पाएंगे? हम आपको इसी से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। राम मंदिर में सिर्फ चढ़ावा चोरी ही नहीं हुई, बल्कि मंदिर जमीन खरीद में घोटाले के भी आरोप हैं। यानी एक साथ 2 तरह की गड़बड़ की गई, पहला चढ़ावा चोरी और दूसरी जमीन खरीद में धांधली। सबसे पहले बात चढ़ावा चोरी की। मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नए सबूत आए। यह अभियुक्तों के घर पर मारे गए छापे से जुड़ी रिपोर्ट है। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने क्या क्या बरामद किए, यह उससे जुड़ी रिपोर्ट है। अभियुक्तों ने करोड़ों की आस्था के साथ कैसा खिलवाड़ किया, राम मंदिर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, पुलिस के इन दस्तावेजों में उसका पूरा ब्यौरा है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास पुलिस की ये सभी रिपोर्ट। छापेमारी और बरामदगी को लेकर पुलिस की इन रिपोर्ट्स में क्या है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। 25 जून को चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज की गई। इसी दिन 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इनसे पूछताछ की, इनके ठिकानों पर छापे मारे गए। इसी के बाद बहुत बड़े और हैरान कर देने वाले हेराफेरी का भेद खुल गया। पुलिस ने किस अभियुक्त के पास से कितनी रकम और क्या क्या कीमती चीजें बरामद की, इस रिपोर्ट में उसका पूरा लेखा जोखा दर्ज। चोरी की सबसे ज्यादा रकम अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुई। अविनाश के पास से 20,39,220 रुपए के नोट मिले। उसके पास से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए। भारतीय रुपयों में इन डॉलर्स की कीमत 1,06,000 रुपए से ज्यादा है। अविनाश के पास से 160 ग्राम का सिल्वर जैसा धातु मिला, 8 ग्राम वजनी पीली धातु की चेन और 3.5 ग्राम वजनी पीली धातु की अंगूठी भी मिली। चढ़ावा चंपत करने के मामले में करुणेश पांडे दूसरे नंबर पर। अविनाश के बाद करुणेश के पास से ही दूसरी सबसे बड़ी रकम बरामद हुई। करुणेश के पास से 18,07,063 रुपए मिले। अभियुक्त अनुकुल मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए मिले। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए।
रमाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,170 रुपए, मनीष कुमार के पास से 2 लाख रुपए और टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद हुए। आरोप है कि ये तो वो रकम है जो पुलिस को बरामद हुई। चढ़ावा चोरी करने वाले अभियुक्तों ने इसके दम पर कई बेशकीमती प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। एसआईटी और पुलिस अब इनकी भी जांच कर रही ताकि ये पता चल सके कि असल में आस्था के साथ जो खेल किया गया वो कितना बड़ा और खतरनाक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ चढ़ावे के पैसों को ही लूटा गया या फिर मंदिर निर्माण में भी गड़बड़ी की गई। जो तमाम अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच जारी है। 7 अभियुक्तों अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, मनीष कुमार और टिन्नू यादव के पास से कुल 80,92,155 रुपए बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस को अविनाश शुक्ला के पास से कई कीमती धातु मिली है। बड़ी बात तो यह है कि सभी अभियुक्तों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने कितनी बड़ी और कैसी धांधली की, इसकी संपूर्ण रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं। ये वो सच है जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। अब हम आपके सामने उस गड़बड़ी का सच रखने जा रहे हैं जो कथित रूप से जमीन खरीद में की गई। इसे ध्यान से देखिए, यह राम मंदिर जमीन खरीद से जुड़ा दस्तावेज है। 18 मार्च 2021 को एक ही दिन में एक ही जमीन की 2 बार रजिस्ट्री हुई, यानी एक ही दिन में एक ही जमीन को 2 लोगों ने खरीदा। कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ में जमीन बेची। तब सर्कल रेट 5 करोड़ 79 लाख था, यानी जमीन बाजार के भाव से कहीं ज्यादा कम कीमत पर खरीदी गई। 18 मार्च को ही यानी उसी दिन उसी जमीन की दूसरी बार रजिस्ट्री हुई। ये रजिस्ट्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर हुई। ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले थे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, वही 2 लोग जिन्होंने ये जमीन कुसुम पाठक से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी और चंपत राय को 18 करोड़ 50 लाख की बेची। यानी 16 घंटों में जमीन की कीमत में 16.5 करोड़ का अंतर आ गया। सर्कल रेट 5 करोड़ 79 लाख था, लेकिन ट्रस्ट ने इस जमीन को कहीं ज्यादा कीमत पर खरीदा। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाजार से महंगे रेट पर जमीन खरीदकर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप है कि जमीन खरीद में इस तरह की 11 धांधली की गई। संजय सिंह ने 11 जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेज एसआईटी को सौंपे। जानते हुए कि यह नजूल लिखा हुआ है आपसे क्रय करे, क्योंकि उस सिक्योरिटी की आवश्यकता थी। तो कुछ कठिनाइयां थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रोसेस उस समय भी और ट्रांसपेरेंट होता तो अच्छा था। यानी एक तरफ चढ़ावा चोरी और दूसरी तरफ जमीन खरीद में कथित घोटाले की बात सामने आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि यह हेराफेरी मंदिर निर्माण के साथ ही शुरू हो गई थी, जो 5 जून 2026 तक चलती रही। ये गड़बड़ झाला कितना बड़ा है, इसके तार कितने ऊपर और कितने नीचे हैं, अब यही पता लगाने की कोशिश हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री होने जा रही। पुलिस ईडी को जांच के लिए बुला सकती, आयकर विभाग भी जांच कर सकता है। जब से ये हेराफेरी सामने आई है तभी से सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही। एसआईटी और पुलिस पहले से ही इस केस में जांच पड़ताल कर रही, यानी आने वाले समय में जांच का दायरा बढ़ सकता है। इसमें एक साथ 5 जांच एजेंसियां शामिल हो सकती। जांच के इस बड़े दायरे में वो बड़े लोग शिकंजे में आ सकते हैं जिनका पर्दाफाश अब तक नहीं हो सका। वहाँ जमीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है
वो अयोध्या के एक मेयर को अरेस्ट करो, ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है, राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने, ये सबसे बड़ा रामद्रोह है। जांच में 5 एजेंसियों की एंट्री इसलिए हो सकती है क्योंकि इतने बड़े घोटाले का दावा किया जा रहा है जिसकी कल्पना अब तक किसी ने भी नहीं की। हेराफेरी को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव एक नया और बड़ा आंकड़ा लेकर आ गए। अयोध्या में जिस तरीके से चोरी का मुद्दा चल रहा है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा है वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। सुना आपने, राम गोपाल यादव का दावा है कि घोटाला 20,000 करोड़ रुपए का हुआ। दावा है कि अब तक जो कुछ सामने आया है वो सिर्फ ट्रेलर, असली पिक्चर अभी बाकी। क्योंकि गड़बड़ी बहुत बड़ी बताई जा रही है, ऐसे में इसे ईडी, आईटी और सीबीआई भी जांच कर सकती है। ये तीनों एजेंसियों से जांच क्यों करवाई जा सकती है, अब इसे एक्सपर्ट से समझिए। ईडी का मुख्य कार्य है कि जहां मनी शोधन होता है, धन शोधन होता है, उसकी जांच करना। अगर धन शोधन हुआ है इस मामले में, या कई बार जैसे कि अभी वो हो रहा है कि 8 जैसे एक कांड सामने आया जिसमें कि 8 करोड़ की ज़मीन है और 2 करोड़ में ली गई है और तुरंत ही उस सेम डे उसकी 2 रजिस्ट्री हुई है, एक बार 2 करोड़ में और एक बार 18 करोड़ में। तो इस तरह की जो चीज़ें जो कि वित्तीय इरेगुलरिटी की तरफ ध्यान देती हैं, उसका और उस तरह की जो और बातें रही होंगी कांड में जो जांच में सामने आएगी, उनकी जांच सीबीआई, उनकी जांच ईडी कर सकती है। तो इस तरह का जो गंभीरतम केस है जिसमें कि फ्री और फेयर इलेक्शन चाहिए, फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जिसमें कोई बायस ना हो, जिसमें कि बाहर का कोई दबाव ना पड़े, जिसमें कि मैनिपुलेशन ना हो सके और जिसमें कि लोकल जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो स्थानीय निहित स्वार्थ है, उनसे दूर रह के इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, उसी कांड को सीबीआई को जांच के लिए दिया जाता है और वो सीबीआई जांच का उसमें लाभ भी होता है। जैसा कि ये कांड हुआ जो 2 करोड़ की ज़मीन एक ही दिन में 18 करोड़ में बेची गई, तो 16 करोड़ का जो लाभ हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो इनकम टैक्स जांच कर सकता है कि उस 16 करोड़ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया गया कि नहीं, तो उसके खाते की जांच की जा सकती है। अब तक इस मामले में सिर्फ 8 अभियुक्त ही गिरफ्तार हुए हैं, 40 लोग हिरासत में लिए गए, जबकि पुलिस और एसआईटी को 140 लोगों पर शक है, यानी हेराफेरी के तार करीब 200 लोगों से जुड़े नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब 5 एजेंसियों को जांच के मोर्चे पर लगाकर असली सच सामने लाया जा सकता है। टीवी9 भारतवर्ष के लिए अभिजीत ठाकुर, पंकज चतुर्वेदी और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो सवालों के घेरे में मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी हैं, क्योंकि जो चढ़ावा और दान का मामला उन्हीं के अंडर में आता है, इसलिए अब गोविंद गिरी से भी पूछताछ की तैयारियां हैं। उधर अभियुक्त अविनाश शुक्ला के भाई का एक रील वायरल हो रही है जिसमें वो नोटों के बंडल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में नोटों की गड्डियां और रईसी का प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी को दिखाकर भोकाल बनाने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चढ़ावा चोरी कांड में अभियुक्त अविनाश शुक्ला का भाई है। नाम है अमित शुक्ला। अमित शुक्ला ने सोशल मीडिया पर यह रील पिछले साल अगस्त में डाली थी। अब जबकि अविनाश शुक्ला गिरफ्तार हो चुका है तो यह रील चर्चा का विषय बनी हुई। लोग इसे चढ़ावा चोरी के मामले से जोड़कर देख रहे हैं। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी कांड हुआ उसकी वजह से न सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि गोविंद देवगिरी भी संदेह के घेरे में। गोविंद देवगिरी से भी पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछताछ इसलिए की जाएगी क्योंकि वो मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। गोविंद देवगिरी से मंदिर ट्रस्ट की जवाबदेही को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। चढ़ावे की गणना के तरीके के बारे में जानना जरूरी कि आखिर सच क्या है, खामी कहां है। बैंक में पैसे जमा करने की प्रक्रिया, चढ़ावे की प्रक्रिया में चूक, वित्तीय निगरानी की व्यवस्था को लेकर सवाल भी पूछे जा सकते हैं। नोट करने वाली एक और बात यह है कि बैंक और ट्रस्ट के एमओयू पर कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर है। ऐसे में एमओयू के प्रावधानों को लेकर सवाल संभव है।
इन सभी सवालों और जांच के बीच टीवी 9 के सवालों पर गोविंद देवगिरी ने कोई जवाब नहीं दिया। 8 बार सवाल हुए लेकिन जवाब अब तक कुछ नहीं है। आप वो वीडियो भी देखिए। मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है? महाराज जी, राम मंदिर के लिए कुछ बोलिए। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक सिर्फ 2 ही इस्तीफे हुए हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा के। मंदिर में वित्तीय गड़बड़ी हुई, ये मामला गोविंद देवगिरी के कार्य क्षेत्र में ही आता है क्योंकि वो मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं। बावजूद इसके उनका इस्तीफा अब तक नहीं हुआ है। हैरानी की बात सवाल यही है कि इस हेराफेरी में जो बड़े लोग शामिल हैं उन तक कानून का हाथ पहुंच पाएगा? इस सवाल का जवाब हमें जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए अभिजीत ठाकुर, पंकज चतुर्वेदी और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं माया नगरी मुंबई, जहां मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन खास बात यह है कि बारिश ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। पानी पानी हो गई है मुंबई। बारिश में कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, मुंबई में अगले कुछ घंटों में भी तेज बारिश की संभावना है। यानी हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। हर बारिश मुंबई की यही कहानी सामने आती है, ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन मुंबई की ये सूरत हाल बदलने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मुंबई के नाला सोपारा इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर पानी भरा नजर आ रहा है। और देखिए, अभी आपने फिलहाल नाला सुपारा की तस्वीर देखी और बांद्रा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश और फिलहाल आप देखिए सड़कों पर पानी भरा हुआ आप देख पाएंगे। वाटर लॉगिंग यहां पर भी है, कई कई जगह यहां पर भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश इस वक्त मुंबई में हो रही है और मुंबई में एक बार फिर से वही हालात बनते नजर आए। हालांकि अगर बांद्रा की बात करें तो कुछ हालात जरूर बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह वाटर लॉगिंग की समस्या बांद्रा में भी सामने आ रही है। और ये देखिए मुंबई के प्रतीक्षा नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सड़कों पर अच्छा खासा पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और लोग किस तरह से इस पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। अभी भी मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, यानी हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। बीएमसी के दावे एक बार फिर बारिश के पानी में धुलते नजर आ रहे हैं। और देखिए ये चर्च गेट की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि मुंबई में कई जगह काफी नुकसान भी हुआ है। और ये पेड़ आप देख पा रहे हैं जो भारी बारिश के बाद गिर गया, उखड़ गया और इसके बाद सड़क पर गिर गया। और देखिए कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियां जहां पर ये पेड़ गिरा वहां पर खड़ी हुई थी, पार्क की गई थी और वो गाड़ियां इस पेड़ की चपेट में आ गई। तो कुल मिलाकर अगर मुंबई की बात करें तो हालात अभी फिलहाल काफी ज्यादा परेशानी वाले नजर आ रहे हैं। तो हर साल मॉनसून आते ही मुंबई से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीरा भयंदर में बारिश की वजह से पेड़ गिर गया है। पेड़ गिरने से काफी देर तक ट्रैफिक इस पूरे रूट पर बाधित रहा। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से तोड़ तो नहीं हो, एक बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा भारी बारिश के बीच। तो अक्सर इस तरह की समस्याएं आती हैं मुंबई से, खास करके मॉनसून के वक्त बारिश के दौरान, क्योंकि जड़ें खोखली हो चुकी हैं उन तमाम पेड़ों की जो कि सड़क के किनारे मौजूद हैं। लिहाजा ये खतरा लगातार बना रहता है कि बारिश के वक्त पेड़ कहीं गिर ना जाए और
भायंदर इलाके में, मीरा भायंदर इलाके में ऐसा ही हुआ है। विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। विनोद, जगह जगह से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है लोगों को भारी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। कई जगहों पर हादसे की भी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल, क्योंकि साल दर साल हम इसी तरह से मुंबई की तस्वीरें देखते आए हैं, ये सूरत हाल बदलती क्यों नहीं, बदलने का नाम क्यों नहीं ले रही है मुंबई की ये हालत? देखिए, मुंबई के कुछ इलाकों की रचना ऐसी है कि यहाँ पर पानी तो जमा होगा ही। बीएमसी भी अपनी तरफ से हर पुरजोर कोशिश करती है कि इस बार पानी ना भरे, लेकिन पानी भरी जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुंबई के बाहर की जितनी भी महानगर पालिका है, चाहे ठाणे हो, कल्याण डोंबिवली हो, उल्लासनगर हो, मीरा भाईंदर हो, वसई विरार हो, यहाँ जो हालात है वो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। विकास के नाम पर यहाँ पर कई ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जो पानी को आप बहाव लेके जाते हैं, उसे वहाँ पर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। कल हमने देखा होगा कि कल मुंबई से सटे ठाणे के यहाँ पर मुमरा शिलफाटा रोड पर एक तरीके से तालाब जैसा रूप वहाँ पर देखने को मिला। कई गाड़ियाँ पानी के नीचे वहाँ पर जाती हुई हमें नजर आई है। और एक बात तो अभी मुंबई में बारिश का असली पिक्चर अब तक आया नहीं, ये तो ट्रेलर ही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इस बार बारिश का थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। हम पिछले 22 से 23 साल से बारिश कवर कर रहे हैं। बरसात की शुरुआत में ही 1 से 2 दिन ऐसी बरसात होती है कि यहाँ पर मुंबई थम जाती है, लेकिन अब जितनी भी बारिश हो रही है वो रात को हो रही है और सुबह के समय हो रही है। लेकिन जैसे जैसे मुंबईकरों का दिन शुरू हो जाता है, कह सकते हैं कि उनकी खुशनसीबी है कि तब बारिश रुक रुक कर हो जाती है, और यही जो फायदा मुंबईकरों को मिल रहा है। ये तो एक ट्रेलर है। अब आने वाले 6-7 तारीख तक मुंबई पर और ज़्यादा बारिश के आसार वहाँ पर बताए गए हैं। आज ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। देखिए 1:30 बजे की आज की हाई टाइड है, 4 मीटर से भी ऊपर वाली। अगर उस समय बारिश होगी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो अब जिस समय हम खड़े हैं, देखिए ये मुंबई का किंग सर्कल इलाका है, यहाँ पर कमर तक पानी भर जाएगा अगर 100 मिलीमीटर बरसात दोपहर में 1:30 बजे हो जाएगी। यहाँ पर सुबह 7 बजे बारिश का पानी जमा हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पर पानी अब उतर गया है। यहाँ पर बड़े बड़े पंप्स आपको सामने दिखाई पड़ सकते हैं, जनरेटर लगाकर इन पानी की निकासी का काम यहाँ पर चल रहा है। अब बस इंतजार है कि आने वाले 7 तारीख बिल्कुल तक विनोद, मुंबई के और मानसून वाकई में इस तरह की जो कई भयावह तस्वीरें भी हैं। एक तरफ तो पानी भर रहा है जिससे परेशानी हो रही, लेकिन कई जगह पेड़ भी गिरे हैं। और 3 दिन पहले भी ऐसी खबर आई थी मुंबई से, जहां पर एक स्कूल वैन पर पेड़ गिरा था और एक दुखद हादसा भी हुआ था। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई। आईएसआई से जुड़े 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी दे रहा था बाकायदा निर्देश। जो खबर मिल रही है, दिल्ली एनसीआर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, साजिश थी, लेकिन इससे पहले इन 4 को पकड़ा गया है। इन 4 की साजिश का पर्दाफाश किया गया है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या खबर मिल रही है, कैसे इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है और साजिश की बात आ रही है, और क्या इनपुट्स मिले आपको? जी बिल्कुल, देखिए 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से 2 विदेशी पिस्टल और इसके अलावा कुछ जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। खास बात यह है कि ये सभी आरोपी शहजाद भट्टी, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है, आईएसआई का, माफ कीजिएगा, आईएसआई का हैंडलर है, उसके इशारे पर न सिर्फ धार्मिक स्थलों की रेकी कर रहे थे ये चारों, इसके अलावा लगातार जो पुलिस पिकेट है दिल्ली और पंजाब के अंदर, उनके आसपास भी इनकी मौजूदगी दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। जो सूत्र को बता रहे हैं उनके मुताबिक सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश भी इनके द्वारा रची जा रही थी शहजाद भट्टी के इशारे पर, और उसे अंजाम देने के लिए जो हथियार थे वो भी ड्रोन के जरिए ड्रॉप किए गए थे। तो एक बड़ी साजिश को नाकाम फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से किया गया है। अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कहना है कि इस मॉडल से जुड़े कुछ संदिग्ध फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार उनके संभावित ठिकानों पर रेड की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और महोबा से खबर है, महोबा में बीजेपी विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बाल बाल बचे बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत। अज्ञात ट्रक ने विधायक की कार को टक्कर मारी। ये देखिए महोबा की तस्वीरें हैं। ये बाल बाल बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत बचे हैं। एक ट्रक ने विधायक की कार को टक्कर मारी।
पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, क्या पता चल पाया है, हादसा कैसे हुआ? ये कल देर रात का मामला है। आज जब ब्रजभूषण राजपूत कहीं जा रहे थे और ट्रक से उनकी गाड़ी में टक्कर हो गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उनके पिता ने गंगाचरण राजपूत जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है और साथ ही कहा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2 महीना पहले बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी को पत्र लिख करके भी इस तरीके की साजिश का अंदेशा जताया था। क्योंकि पिछले दिनों देखा जाए तो जल जीवन मिशन को लेकर के उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे। उसके बाद ये पत्र पंकज चौधरी जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनको लिखा गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की शिकायत होगी तो जांच करके जो भी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जो सुबह तक जानकारी है उसके अनुसार पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। ब्रजभूषण राजपूत जैसे इस मामले पे पुलिस से शिकायत करेंगे, पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। बेंगलुरु की खदान में मजदूरों पर गिरी है चट्टान। एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई है। 40 फीट ऊपर से मजदूरों पर यह चट्टान गिरी। एक बहुत बड़ा और दुखद हादसा हुआ है। हादसे में घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती है। हादसे के वक्त 18 मजदूर काम कर रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। तो आपको बता दें कि यह बहुत ही दुखद हादसा जहां पर मजदूरों पर चट्टान गिरी है। यह हादसा जो हुआ है वो बेंगलुरु की खदान में हुआ है। मजदूरों पर चट्टान गिरी है और बिहार के 7 मजदूरों की मौत हुई है। 40 फीट ऊपर से मजदूरों पर चट्टान गिरी है। हादसे में घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। हादसे के वक्त 18 मजदूर थे जो काम कर रहे थे और तभी हादसा हो गया।